बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज का पार्ट 2। हम इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल व्हाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। कुछ रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होता है जबकि कुछ जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, तो क्यों होते हैं। तो हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन ये क्यों होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इरिवर्सिबल की तरफ। तो जो सम रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल बिकॉज दे फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट्स। तो कुछ जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होते हैं क्योंकि ये वो स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं और प्रोड्यूस गैसेस, और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। प्रेसिपिटेट्स डेट एस्केप द सिस्टम, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो एस्केप सिस्टम से एस्केप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंबस्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन है। अदर्स आर रिवर्सिबल बिकॉज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सिमिलर। कुछ रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो सिमिलर होती है। एंड द सिस्टम अलाउज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। जो सिस्टम है वो दोनों तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हेबर प्रोसेस है, वाटर एवेपोरेशन है, ये सारे क्या रिएक्शंस हैं, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर कंबस्शन रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल। जो कंबस्शन रिएक्शन है मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं कंबस्शन रिएक्शन, वो इरिवर्सिबल क्यों है। तो जो कंबस्शन रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल क्यों है। कंबस्शन रिएक्शंस आर जनरली इरिवर्सिबल बिकॉज दे प्रोड्यूस स्टेबल प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच डिस्पर्स इनटू द सराउंडिंग। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि वो साउंड में डिस्पर्स हो जाते हैं। दे आल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं मेक इट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स बैक इनटू द रिएक्टेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो जो नॉर्मल कंडीशन में प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज करने के लिए डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इजीली प्रोडक्ट्स में जो है प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। क्या आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बना सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो जी हाँ, हम लोग बना सकते हैं। यस, अंडर सर्टन कंडीशंस एन इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी मेड रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। तो मेकिंग एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे बनाते हैं। चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन, सम कंबस्शन रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड in controlled environment में, like converting carbon dioxide and water back into fuel using electrolysis और photosynthesis। मतलब हम कुछ जो है कंडीशन अप्लाई करके इनको दोबारा रिवर्स बना सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, जैसा यूजिंग अ क्लोज सिस्टम को यूज़ करके, प्रिवेंटिंग गैस एस्केप और कंट्रोलिंग टेम्परेचर, या गैस जो है उस बाहर ना निकाले क्लोज सिस्टम करके, या टेम्परेचर को कंट्रोल करके, प्रेशर को भी कंट्रोल करके, कैन अलाउ सम रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। तो तभी इक्विलिब्रियम पे को अटेन किया जा सकता है। जिस तरह एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस है, इसका जो रिवर्सिंग है वो कंबस्शन है, तो ये हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अगेन मेकिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल, रिमूविंग प्रोडक्ट continuously. If products are removed, for example gas escapes or precipitates form, the reaction become irreversible. या providing excess energy। तो कि हमने अमोनिया में भी देखा था कि अगर कंटिन्यू विड्रॉ करें अमोनिया तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। जैसे हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम इरिवर्सिबल इफ़ टू मच एनर्जी इज एडिड ब्रेकिंग बॉन्ड्स परमानेंटली। तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जब देंगे तो वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, तो वो परमानेंटली जो है वो क्या कहते हैं हम लोग अगर ऐड करते रहे एनर्जी को। जिससे कैल्शियम कार्बोनेट है जो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये रिवर्सिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लें या ओपन वैसे ले लें तो ये इरिवर्सिबल बन जाता है। सो वाइल द मोस्ट रिएक्शंस हैव नेचर टेंडेंसी मॉडिफाइंग कंडीशन कैन चेंज देयर रिवर्सिबिलिटी इन सम केसेस। तो जो कुछ ऐसे ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं नेचर भी होते हैं जो कि कंडीशन को मॉडिफाई करें तो उनकी रिवर्सिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। रिवर्सिबल से रिवर्सिबल, और जो रिवर्सिबल है उनसे उनको इरिवर्सिबल में इजीली चेंज करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू नो इफ़ अ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और
इरिवर्सिबल। आपको कैसे पता चलता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो हम जो रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनमें एनर्जी चेंज। लार्ज एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक यूजुअली मेक्स अ रिएक्शन इरिवर्सिबल। अगर लार्ज एनर्जी रिलीज हो जाएगी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वो इरिवर्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कंबस्शन का जो उल्ट होता है वो रिवर्स होता है, वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, इफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी स्टेबल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, द रिएक्शन इज लाइकली इरिवर्सिबल। अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन क्या होगा? इरिवर्सिबल। इसी तरह गैस और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, इफ़ अ गैस एस्केप्स और सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म, अगर गैस एस्केप कर जाएगा सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाए तो रिएक्शन इज यूजुअली इरिवर्सिबल। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटी, इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैन एग्जिस्ट इन द क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में ले लें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एंड रीच इक्विलिब्रियम तो द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फिर रिवर्सिबल हो जाएगा अगर क्लोज सिस्टम में हम लोग रिएक्शन ले लें। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इरिवर्सिबल की है बर्निंग फ्यूल, तो कार्बन या कोल को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये रिवर्सिबल है। जो रिवर्सिबल है वो हैबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव अस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये क्या प्रोसेस है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल्स है, ऊपर वाली इरिवर्सिबल है, नीचे वाली रिवर्सिबल। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, डू द फेज चेंजेस इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या लिक्विड से वेपर में वाटर का चेंज होना, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? तो ये जो फिजिकल चेंजेस ऑफ वाटर है ये रिवर्सिबल है, तो एक दूसरे में चेंज हो जाती है। सॉलिड जो है वो लिक्विड, लिक्विड जो है वो वेपर में, बिकॉज दे कैन गो बैक एंड फोर्थ अंडर द राइट कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग और एंड फ्रीजिंग। जो आइस जो है वाटर में मेल्ट होती है फिर रीफ्रीज हो जाती है जब उसे कूल करते हैं। इसी तरह वेपोरेशन कंडेंसेशन है, वाटर वेपोरेट्स इनटू वेपर्स, वाटर वेपोरेट्स कर जाता है वेपर्स में और जब इसको कंडेंस करते हैं तो ये लिक्विड में दोबारा आ जाता है। सिंस नो न्यू सब्सटेंस फाउंड एंड प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस फेज चेंजेस आर रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे तो ये हमें दोबारा वही चेंजेस मिल जाएंगे। आगे है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन को एट इक्विलिब्रियम में कैसे ड्राइव करना है? ए है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बताना है हम लोगों ने, और बी है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। मतलब क्या कंडीशंस चेंज करेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाए और कैसे कंडीशन होंगी या चेंज करके कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाए। तो इसके लिए फिर फॉरवर्ड के लिए जो होंगी वो बैकवर्ड में वो उसके उल्ट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ क्या कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, तो कैसे हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की ज़्यादा कर सकते हैं? इंक्रीज रिएक्टेंट कंसनट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की जो है कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो अगर ज़्यादा करते जाएंगे तो ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता जाएगा। एडिंग मोर रिएक्टेंट्स पुशेस द रिएक्शन फॉरवर्ड टू यूज़ देम अप, मतलब वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर रिमूव प्रोडक्ट्स, अगर कंटिन्यूसली विद द इंटरवल टाइम निकालते जाएं जो प्रोडक्ट बन रहा है तो तब भी जो है वो हमें प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन में ज़्यादा मिलेगी और रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। कंटिन्यूसली रिमूविंग प्रोडक्ट्स प्रिवेंट इक्विलिब्रियम फ्रॉम बीइंग रीच्ड, तो इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होने नहीं देता अगर कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स रिमूव कर दें। फोर्सिंग मोर रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट, मतलब तो फिर फोर्स करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट की तरफ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाए। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फॉर एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी, ये आपको पहले भी बता दिया था कि एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन हो उसके लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए। इफ़ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मतलब हीट जो है वो रिलीज हो, लोअरिंग टेम्परेचर फेज द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो तभी फॉरवर्ड जाएगा। अगर एंडो होगा तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो तब फॉरवर्ड जाएगा। इफ़ एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब हीट तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्राइव्स इट फॉरवर्ड, तो एंडो होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, अगर एक्सो होगा तो टेम्परेचर लो करेंगे तो तभी ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्ट वो हमें देगा। आगे नंबर 4 पे चेंज प्रेशर, अगर प्रेशर को चेंज करें फॉर गैसियस रिएक्शन,
प्रेशर तभी अप्लाई होता है जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो वेरी कर होता है, मतलब वॉल्यूम डिफरेंस होता है। इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द साइड विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल। अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो जो जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है गैस के कम होंगे उस साइड पे वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हेबर प्रोसेस है। इसमें जो नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इंक्रीजिंग प्रेशर करेंगे तो रिमूव अमोनिया शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया। तो जो है हमें ये फॉरवर्ड की मूव करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया मिलेगा। तो आगे देखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट की तरफ मूव करवाएं, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अब उधर था रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज है, इधर था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे तो ये बैकवर्ड होगा। एडिंग मोर प्रोडक्ट फोर्सेज द रिएक्शन बैकवर्ड, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और इसमें था रिमूविंग रिएक्टेंट्स, लास्ट में था रिमूविंग प्रोडक्ट्स, इसमें है रिमूविंग रिएक्टेंट्स। डिक्रीजिंग रिएक्टेंट प्रिवेंट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन मेकिंग इट गो टू रिवर्स। कंटिन्यूसली रिएक्टेंट्स जो है वो रिमूव करवाते जाएंगे तो वो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा और हमें रिएक्टेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये वो उसमें जो कंडीशन थे वो यहाँ पे उसके उल्ट है। आगे है चेंज इन टेम्परेचर, इसमें है इफ़ द टेम्परेचर इज एक्सोथर्मिक है, इसमें एक्सोथर्मिक में है तो उल्ट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर इसमें इंक्रीज़ करेंगे बैकवर्ड में तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। और अगर एंडो लेंगे तो उसमें टेम्परेचर लो करेंगे तो ये बैकवर्ड होगा। तो इसमें उल्टे हैं सारी कंडीशन, एक याद कर लें तो दूसरे बिल्कुल उसके उल्टे है, तो वो इसीलिए याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो चेंज इन प्रेशर फॉर गैसेस रिएक्शन, तो डिक्रीजिंग अगर प्रेशर करेंगे तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द साइड विद मोर गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो अगर प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे मोर गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जाम्पल है इन द हेबर प्रोसेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डिक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन। तो अगर इनको मतलब कर लें कंट्रोल, तो ये जो है ये हमें बाय कंट्रोलिंग दिस फैक्टर्स यू कैन मैनिपुलेट इक्विलिब्रियम टू फेवर द डिज़ायर्ड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो इन कंडीशन को कंट्रोल करें तो हम जो हमें प्रोडक्ट डिज़ायर होता है तो हम उसकी तरफ मूव करवा लेते होते हैं। इसी तरह अगर हेबर प्रोसेस में इन कंडीशंस को उल्ट कर दे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस चेंजेस व्हेन द सिस्टम अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। बताना हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कैसे चेंज होते हैं जब इक्विलिब्रियम जो है वो अप्रोच कर जाता है सिस्टम पे। तो इसमें देखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 जो है बिफोर इक्विलिब्रियम में इनका रेट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम से पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होता है और बैकवर्ड का स्लो होता है। फॉरवर्ड जो होता है इज़ वेरी फास्ट बिकॉज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर हाई, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है। और अगर बैकवर्ड में देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है स्लो होता है, इसमें प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है। तो जो यहाँ पे पहले भी इक्विलिब्रियम से पहले क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो फास्ट होगा और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होगा। तो सेकंड है एज अ रिएक्शन प्रोसीड, अगर रिएक्शन प्रोसीड कर जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऐसे से स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि एज अ रिएक्टेंट कंज्यूम, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गए। और जो द बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड्स अप, बैकवर्ड रिएक्शन जो है फिर स्पीड अप कर जाएगा एज मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म, इससे जो है क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं तो वो दोबारा फिर रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है वो उनके जो रेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है रिमेन्स कांस्टेंट, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी बट नॉट नेसेसरली इक्वल, मतलब दोनों की कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो या इक्वल हो, कांस्टेंट हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कंटिन्यू टू अकर, मतलब रिएक्शंस जो है वो मतलब कंटिन्यूसली चलता रहेगा बट देयर इज नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगी बिकॉज बोथ रिएक्शंस हैपन एट द सेम, मतलब दोनों जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों सेम रेट पे अकर होते रहेंगे, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट बताना है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। तो ये हम लोग का आंसर ये वाला सारा है, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये सारा आप लोग डिटेल से लिख देंगे। एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेज पे द रेट्स ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल।
जो फॉरवर्ड रिएक्शन के और बैकवर्ड रिएक्शन के दोनों के जो रेट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ए कैटालिस्ट इंक्रीजेज बोथ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटालिस्ट जो है वो इंक्रीज कर देता है रेट को किसके, फॉरवर्ड को और बैकवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन को और बैकवर्ड रिएक्शन को ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में। सो इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हो गया, इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो जो है वो टाइम कम टाइम में वो जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। मतलब जो एक दिन में होना होता है वो 1 घंटे में कर लेगा, जो 1 घंटे में होना होता है वो कुछ सेकंड में कर लेगा। तो टाइम को डिक्रीज कर देता है और जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी फोर्स्ड टू गो टू कंप्लीशन। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे फोर्स करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। A reversible reaction can be forced to go to completion by changing the conditions to continuously push the equilibrium in the forward direction। मतलब अगर हम कुछ ऐसे कंडीशन चेंज कर देंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो अनटिल नियरली आर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मतलब तुम्हारा जो सारे रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। तो इस इन फॉलोइंग वे से हम लोग चेंज कर सकते हैं। रिमूविंग प्रोडक्ट्स कॉन्टीन्यूसली, मतलब प्रोडक्ट्स को कॉन्टीन्यूसली रिमूव करेंगे तो वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो रिमूविंग प्रोडक्ट्स कॉन्टीन्यूसली, इफ द प्रोडक्ट्स आर टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, प्रोडक्ट्स कॉन्टीन्यूसली रिमूव कर दें या टेकन आउट कर दें तो गैस एस्केप्स कर जाती हैं या सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं या वोलेटाइल सब्सटेंस एवेपोरेट हो जाए। द रिएक्शन कीप्स शिफ्टिंग फॉरवर्ड, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। In the Haber process, nitrogen plus 3 moles of hydrogen give us 2 moles of ammonia. Removing ammonia forces the reaction to produce more। तो अमोनिया को अगर रिमूव कर देंगे तो वो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अमोनिया की प्रोडक्शन मिलेगी। तो ये जो अमोनिया है भी ये हम लोग यूज़ करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट पॉलीमर्स बनाने के लिए भी यूज़ करते होते हैं। तो इसकी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है अमोनिया की। तो अगर इसमें एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो ऐड कर दें, तो एडिंग एक्सेस रिएक्टेंट्स, तो इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था यही कंडीशन अप्लाई की थी फॉरवर्ड को मूव करवाने के लिए, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। ड्राइविंग मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो इस वजह से प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। इन स्टेरिफिकेशन, एडिंग मोर एसिटिक एसिड और एथेनॉल पुशेस अ रिएक्शन फॉरवर्ड। जैसे अगर इसमें यहाँ पे हेबर प्रोसेस में भी ले लें नाइट्रोजन या 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी इसमें जो रिएक्टेंट इंक्रीज कर देंगे नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो वो हमें अमोनिया दे देगा। इस तरह अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करें फॉर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो जो अगर फॉरवर्ड मूव कराना है तो एक्सो में टेम्परेचर लो होना चाहिए और एंडो में ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लोअरिंग टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्राइव्स इट फॉरवर्ड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा और एक्सो में टेम्परेचर लो करवाएंगे तो वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल, हेबर प्रोसेस बेनिफिट्स फ्रॉम ए मॉडरेट टेम्परेचर टू फेवर अमोनिया फॉर्मेशन। तो हेबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्मेशन होती है। चेंजिंग प्रेशर फॉर गैसेस रिएक्शन, अगर इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द साइड विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो उससे मूव करेगा जिस यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो, फोर्सिंग मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके हेबर प्रोसेस में इंक्रीजिंग प्रेशर्स शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स अमोनिया, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो हमें अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो साइड में नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के वो कम है। तो जो अब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अमोनिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमें जो अमोनिया की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिलेगी, मतलब अमोनिया प्रोडक्ट्स में तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज चेंजेस इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या अफेक्ट होता है। तो ये हम लोग एक्सो और एंडो दोनों में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है हीट रिलीज होती है, तो इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर कर देंगे जो एट द हीट टू द सिस्टम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड द रिएक्टेंट। तो एक्सो में हमेशा जब टेम्परेचर लो करेंगे तो तभी फॉरवर्ड जाएगा और जब ज़्यादा कर देंगे तो वो बैकवर्ड जाएगा। तो टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा हीट एंड रिड्यूस द टेम्परेचर,
मतलब ये मतलब इसका बस ये याद रख लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो ये जो है बैकवर्ड की तरफ जाएगा एक्सो में, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो ये जो है ये हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, मतलब प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा टू रिलीज हीट एंड रिस्टोर द बैलेंस। मतलब एक्सो में टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये फॉरवर्ड जाएगा। अब देखिए इसकी एग्जांपल जो है A + B गिव अस C + D + हीट, मतलब A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है, हीट भी हमें मिल रही है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज जब करेंगे तो ये जो है ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा, मतलब A और B की तरफ, मतलब बैकवर्ड जाएगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, मतलब राइट साइड पे जाएगा C और D की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ। इसी तरह एंडोथर्मी के लिए देख लें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा, प्रोडक्ट्स की तरफ, क्योंकि एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट करता है और मूव टुवर्ड द एंडोथर्मिक साइड। अगर इसी तरह टेम्परेचर इनका डिक्रीज़ कर देंगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगा। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिमूव्स हीट, सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड द रिएक्टेंट्स बैकवर्ड रिएक्शन टू रिलीज हीट। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे एंडो में तो ये बैकवर्ड जाएगा, और इंक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। इसमें हम देखें हीट जो है वो रिएक्टेंट की तरफ मतलब एब्सॉर्ब हो रही है। तो अब टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, C + D प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये जो है लेफ्ट साइड पे जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ, A + B। तो इन समरी जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड जाएगा। और इसी तरह एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो तब ये फॉरवर्ड जाएगा, एंडो में इंक्रीज़ करने से और एक्सो में डिक्रीज़ करने से टेम्परेचर। आगे है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। नंबर 1 है स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। व्हाई डज दिस साल्ट लुक कलर्ड एंड व्हाई डज इट लूज कलर अपॉन हीटिंग। तो ये जो हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस में देखा था, जो कॉपर सॉल्ट का जो होता है इसमें पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है ना, तो इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ब्लू कलर होता है। जब हम इसे हीट कर देते हैं तो वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है, तो वाटर इसमें रिमूव हो जाता है तो इसका कलर भी रिमूव हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं डिटेल से। इसमें हम लोग देखते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 इसे ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट है डेट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, मतलब इसके स्ट्रक्चर का ये पार्ट है वाटर मॉलिक्यूल्स। हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन इट। तो हम आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि हीट का इनके ऊपर क्या अफेक्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाई डज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लुक कलर। मतलब कॉपर सल्फेट जो है वो उसका कलर लुक कैसे आती है, ब्लू कलर क्यों नज़र आता है। द ब्लू कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं 5, तो इस वजह से ये ब्लू कलर नज़र आता है। कॉपर आइंस फॉर्म्स कम्प्लेक्सिस विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो कॉपर आइंस है वो कम्प्लेक्स बनाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दीज कॉपर आइंस एंड वाटर काजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू कलर। तो जो इंट्रैक्शन होता है तो ये ब्लू कलर देता है। इंट्रैक्शन किनके दरमियान होता है, वाटर और कॉपर के आइंस के दरमियान। दिस कलर इज रिजल्ट एब्जॉर्प्शन द सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब मेनली वो रेड और येलो कलर एब्जॉर्ब करता है, और फिर देख क्या कौन सी अपीयरेंस देता है, ब्लू कलर अपीयरेंस देता है, विच गिव्स द साल्ट इट्स ब्लू अपीयरेंस। व्हाई डज इट लूज कलर अपॉन हीटिंग। तो जाहिर सी बात जब हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो ये अपना कलर जो है वो लूज़ कर देगा। व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं जब वाटर के मॉलिक्यूल लूज करें। एज हीट इट हीट्स अप द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज ग्रेजुअली रिमूव्ड। वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाइस से रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी, टर्निंग द सॉल्ट इनटू द एनहाइड्रस फॉर्म कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस फॉर्म कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा जो कि विच इज़ वाइट, जो कि वाइट कलर का है। Thus the color change from blue to white when heating hydrated copper sulfate is due to loss of water। मतलब वाटर का जब लॉस हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से वाइट हो जाएगा। अल्टरिंग द केमिकल स्ट्रक्चर, द केमिकल स्ट्रक्चर भी इसका थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा। एंड द वे लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज डिहाइड्रेशन इन सब्सटेंस। ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज की, और सब्सटेंस की डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से उसका कलर भी ब्लू से वाइट हो जाता है कॉपर सल्फेट का। हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन की फॉर्म है, ये CuSO4.5H2 हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। जब ये हीट किया है तो
CuSO4 प्लस 5H2 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे ब्लू कलर था, यहाँ पे वाइट कलर हो गया। यहाँ पे वाटर के मालिक्यूल इसके किस स्ट्रक्चर के साथ, तो यहाँ पे सेपरेट हो गए, तो डिहाइड्रेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली। मतलब जो इंडस्ट्रियली अमोनिया की जो सिंथेसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में यूज़ होती है। एक्सप्लेन द कंडीशन को एक्सप्लेन कर, यू विल यूज टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, जिससे अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हो। तो ये हम लोग देखते हैं इसमें। टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर सिंथेसिस अमोनिया गैस फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मतलब अमोनिया गैस हम किससे बनाते हैं, नाइट्रोजन के 1 मोल लेके और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं, आर ऑप्टिमाइज टू बैलेंस बोथ द रेट ऑफ रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हियर आर द की फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अमोनिया की जो है मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय हैबर प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं हाई प्रेशर। क्यों करते हैं हाई प्रेशर? द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया प्रोड्यूसेस फ्यूअर मोल ऑफ गैस फ्रॉम 4 मोल्स टू ऑफ द रिएक्टेंट टू 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब 4 मोल्स रिएक्टेंट से 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ली-चार्टर प्रिंसिपल जब अप्लाई करते हैं तो इंक्रीजिंग प्रेशर जब करते हैं तो ये प्रेशर उस साइड पे मूव कर जाता है जहाँ पे गैस के मालिक्यूल्स कम हो, तो ये अमोनिया की जो प्रोडक्शन उसके फेवर करते हैं। तो ऑप्टिमल जो प्रेशर होता है वो टिपिकली कितना होता है, 200 से 300 एटमॉस्फेयर हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। मॉडरेट टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वाई द हैबर प्रोसेस एक्सोथर्मिक, रिलीज हीट करता है, सो द लॉवरिंग द टेम्परेचर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें आप टेम्परेचर लो करेंगे, एक्सो है तो लो करेंगे तो हमें अमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी। हियर हाउएवर लो टेम्परेचर स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो लो टेम्परेचर करेंगे तो वो रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा, मेकिंग द प्रोसेस इनएफिशिएंट, प्रोसेस को इनएफिशिएंट भी करेगा। Therefore, a balance is needed between maximizing ammonia yield and ensuring reasonable reaction rate. तो इसको जो मतलब ओवरकम करने के लिए भी हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमल टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा? टेम्परेचर इज़ केप्ट अराउंड 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टू प्रोवाइड ए गुड रेट ऑफ रिएक्शन वाइल स्टिल शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम्स टुवर्ड्स अमोनिया फॉर्मेशन। मतलब इसका जो टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे जो है हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी अमोनिया की बाय हैबर प्रोसेस। और जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, जो टेम्परेचर वो लो। और यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं? वाई मतलब क्यों द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज़ वेरी स्लो। मतलब रिएक्शन जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अंदर स्लो है। क्यों? एट हाई टेम्परेचर विदाउट अ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट के बगैर हाई टेम्परेचर पे होता है और वो स्लो होता है। तो अगर कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो ये स्पीड अप द रिएक्शन कर देगा विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, मतलब अपने आप को कंज्यूम किए बगैर, तो ये प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। ऑप्टिमल कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होगा? आयरन इज कॉमनली यूज एज कैटलिस्ट ऑफ्टन विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम एज प्रोमोटर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो आयरन हम लोग यूज़ करते हैं इसमें एज अ कैटलिस्ट। इसमें थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोटाशियम और एल्यूमिनियम भी होती है जो कि प्रमोटर करती है, आयरन को प्रमोट करती है, प्रमोटर के तौर पर काम करती है ताकि इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। आगे एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, ये क्यों यूज़ करते हैं? टू ड्राइव द रिएक्शन फॉरवर्ड एंड मैक्सिमाइज अमोनिया प्रोडक्शन। रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करवाए और अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जल्दी से जल्दी अमोनिया बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे। तो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन या एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स अमोनिया। दिस इंश्योर्स दैट एज मच नाइट्रोजन एज पॉसिबल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एज पॉसिबल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगी, अगर नाइट्रोजन एक्सेस में होगी या एक्सेस में हाइड्रोजन होगी तो वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके तो अमोनिया जो है वो अमोनिया की हाई अमाउंट देगी, मतलब मैक्सिमम यील्ड देगी। आगे और इसका एक और प्रोसेस भी है, कंटिन्यूसली विदड्रॉ द प्रोडक्ट, मतलब विद द इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अमोनिया को कंटिन्यूसली विदड्रॉ करते रहें तो हमें तब भी जो मैक्सिमम अमोनिया की जो यील्ड है वो हासिल हो जाएगी। अगर रिसाइकलिंग एंड रिएक्टिंग गैसेज, इसमें कुछ क्यों होते हैं? क्योंकि रिएक्शन डज नॉट गो कंप्लीशन, मतलब मीनिंग नॉट ऑल द नाइट्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू अमोनिया। मतलब कुछ ज़्यादा नाइट्रोजन या हाइड्रोजन है इनके जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होते एक ही दफ़ा में। तो इनकी यील्ड की इंक्रीज़ करने के लिए जो अनरिएक्टिंग गैसेज हैं हाइड्रोजन, इनको कंटिन्यूसली रिसाइकिल किया जाता है रिएक्टर में, तो फिर ये जाके मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया देते हैं। तो अब इसकी समरी क्या है? हाई प्रेशर कितना होना चाहिए? 200 से 300 एटमॉस्फेयर। और मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो
400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। तो आयरन कैटलिस्ट विद प्रमोटर्स है, एक्सेस हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्सेस नाइट्रोजन भी हो जाए टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम और कॉन्टीन्यूसली विदड्रॉ दी अमोनिया विद द इंटरवल ऑफ टाइम और रिसाइकलिंग अनरिएक्टिंग गैसेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब जो अनरिएक्टिंग गैसेज हैं उनको रिसाइकिल करना चाहिए ताकि एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे। अल्लाह हाफिज़।